हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को लेकर जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी की पहली टेस्ट हुई। उसका रिजल्ट भी आप लोगों को मैं बताऊंगा और उन्होंने क्या जीता है वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा। जितने भी बच्चे यहाँ पर में इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के अंदर में वो ऐसी कौन सी मोटिवेशन है, आप लोग एक बार बताइए। ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप अभी से पढ़ाई कर रहे हो, जब आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो पढ़ाई नहीं कर रही, मेहनत नहीं कर रही, उस समय में आपको क्या चीज है जो मोटिवेट करती है? ठीक है। तो आज जो है फ्रेंड्स आपको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी भी है। तो आप लोग मुझे बताइए कि इस अवसर पे कि आपको ऐसी कौन सी चीज है, कुछ तो होगा ना, कि कोई अपने मम्मी पापा के लिए कर रहा होगा, कोई जो है अपने बच्चों के लिए कर रहा होगा, कोई अपने हस्बैंड के लिए कर रहा होगा, कोई अपने सास ससुर के लिए कर रहा होगा, ठीक है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा होगा, कोई अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रहा होगा, ठीक है, कोई अपने समाज के लिए कर रहा होगा, कोई बिहार के लिए कर रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा, कोई तो एक होगा। मोटिवेशन क्या है आपका? ठीक है। अंजलि कुमारी बोल रहे मनी के लिए, चलो ये भी एक होता सकता है मोटिवेशन भाई, कि पैसा कमाना, इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मुझे जानना था कि आप लोगों का मोटिवेशन क्या, और ये सिलेक्शन वाले बच्चे हैं। ठीक है, मैं बता दूं अभी से जो अपने अंदर में मोटिवेशन जनरेट कर पा रहे हैं ना, क्योंकि जब वैकेंसी आएंगी तो सारे के सारे लोग भिड़ेंगे, लेकिन उस समय में वो लोग आपसे काफी ज्यादा पीछे होंगे, क्योंकि आज आप लोगों ने कर चुके हो। आज आप लोग जो है अपनी अपनी जो भी मोटिवेशन रहा हो आप लोगों का, जो आपने लिखा है, ठीक है, वो आप लोगों ने अपने मोटिवेशन के दम पर अपने आप को आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, ये चीज एक आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इसका एक नतीजा भी दिखाता हूं, इस मोटिवेशन का नतीजा दिखाता हूं। देखोगे आप लोग इसका नमूना। आज हम लोगों ने जो है वो पीआरटी की प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी के अंदर में पीआरटी की टेस्ट ली। ठीक है, पीआरटी की जो सिलेबस हमने पढ़ाया था उसके ऊपर में आधारित, और बच्चों से कहा कि आप पढ़िए। 120 नंबर की टेस्ट थी। ठीक है, पीआरटी के अंदर में थी, और मैंने पूरा सिलेबस दिया है। कल 6 to 8 की होने वाली है, परसों 9 to 10 होने वाली है, और जीएस वालों की होने वाली है, और पीआरटी का एक और टेस्ट होने वाला है परसों के दिन। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आशीष कुमार जो है उन्होंने टॉप किया इसके अंदर में। ठीक है, आशीष कुमार ने 120 में से 115 नंबर लेकर आया है, जो आज टेस्ट ली हमने। ठीक है, और मैंने स्पेशली उसके अंदर में रखा था कि भाई हम टफ क्वेश्चंस उसके अंदर में रखे। ठीक है। कल्पना कुमारी देखिए आप लोग 111 नंबर के साथ में सेकंड नंबर पे आई है। ठीक है। मोनू जहांगीर है 111 के साथ में, ये थर्ड नंबर पे आए हैं। ठीक है। रिमझिम कुमारी है, राकेश यादव है, ठीक है, और यहाँ पर में आलोक कुमार है। ये आप देख सकते हो चौथे पांचवें छठवें नंबर के ऊपर में। ठीक है। सोनी चौबे है, ठीक है, मंतशा है, काजल पांडे है, आयशा खातून है 10वें नंबर तक। ठीक है। अब जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आशीष कुमार जो है फ्रेंड्स, इनको 3000 रुपीज का इनाम मिला है। ठीक है, 3000 रुपीज का फर्स्ट आए है ये। ठीक है। कल्पना कुमारी जो है इनको 2000 रुपीज का इनाम मिला है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन करते रहेंगे आप सभी लोग इन लोगों को भी, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की होंगी, क्योंकि पूरा पूरा पढ़ना एक बार के अंदर में ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहां से लेकर सभी को जो है 500 रुपीज इन बच्चों को। ठीक है, मैंने आप लोगों से घोषणा की थी कि पहले 10 बच्चों को मिलेंगे 500 चौथे से लेकर 10वें तक। बट आप लोगों के लिए एक जो है फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं ना, टीचिंग परीक्षा आप लोगों की मेहनत के लिए, आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स पूरे खजाने खोल देगा। मैं बता रहा हूं आपको कि 11वें 12वें नंबर के, ठीक है, 13वें 14वें और 15वें नंबर तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी 500 रुपीज मिल रहे हैं। मतलब फोर्थ से लेकर 15वें तक के बच्चों तक को हम अब 500 रुपीज दे रहे हैं। ठीक है, इनकी मेहनत के बल पर, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 120 में से 101 नंबर अभी भी लेकर आ रहे हैं। तो ये एक जो है ना मेहनत है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। ये एक्टिविटी करनी है आप लोगों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या जिसके लिए भी, जिसके आराध्य के लिए आप कर रहे हो उसके लिए मेहनत करनी है। और ये देखिए सिलेक्शन वाले बच्चे, रैंक वाले लाने वाले बच्चे आप लोगों के टीचिंग परीक्षा के। और मैं अभी भी बता दूं आपको फ्रेंड, जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के जो है साथ में जुड़ना चाहते हैं, जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देने के लिए मशहूर है, आप जुड़ना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर के ऊपर में आपका 51% ऑफ चल रहा है। आपका जितने भी कोर्सेस है टीचिंग परीक्षा के, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 का कोई भी आपका कोर्स हो, पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, ठीक है, आपका 11 12 का जीएस, कोई भी कोर्स हो आपका, आप या सीटेट हो, केवीएस हो, यूपी टेट, सुपर टेट, जो भी कोर्स हो आप उसके अंदर में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, नीचे में नंबर चल रहा है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, 7611101101, 9697884444। ठीक है, उसके ऊपर में आप लोग जो है फ्रेंड्स कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
उस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए या फिर टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए आप लोग। ओके, चलिए अब आते हैं फ्रेंड्स हमारे मुद्दे के ऊपर में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये 66वीं नंबर की बीपीएससी का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, वो टीआरई 4 के अंदर में जो बच्चे थे उन लोगों के लिए था प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी। मैंने बताया भी था और मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि भाई जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे हैं वो एनरोल करिए। ठीक है, आप लोग जो है टेस्ट दीजिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए। आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा कि मैं जब तक आपकी टेस्ट लाइव हो नहीं गई, जब तक चली नहीं गई, तब तक सोया भी नहीं था मैं। ठीक है, जब तक सारी चीजें नहीं हो गई। आप लोगों में से जितने बच्चे पेट में, उनको मेरा मैसेज भी गया होगा, मेरी आवाज, मैंने एक रिकॉर्ड करके वीडियो डाला कि टेस्ट कैसे देनी है, आपके पर्सनल मैसेज में डाला है आप लोगों को। ठीक है, हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, भारत का वो भी। ठीक है, तो वो थे फ्रेंड्स 1833 में तुम्हारे अंकल, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिक। ठीक है, ये थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक कहां पर में दिया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक कहीं पे भी नहीं दिया है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने लोगों ने आंसर सही दिए थे? ई आंसर हाथ ऊपर करके बता देंगे। मैं आप लोगों को जो है एक यहाँ पर मैं एक एक्टिविटी आप लोगों को दे रहा हूँ, आपको ये फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है आप लोगों ने। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, पूरा गवर्नर जनरल वाली क्लास आप लोगों को करवाया था मैंने। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल जनरल ऑफ बंगाल, ये पोस्ट किसके पास में थी? ये भी आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके। और जो क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से अभी, फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये बताओगे आप लोग। ठीक है, और उसके बाद में बताओगे फर्स्ट वायसराय कौन था? फर्स्ट वायसराय, फर्स्ट वायसरॉय, वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया। चलो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर करते रहेंगे, मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे दूंगा, बट अभी फिलहाल के अंदर में आप लोग आंसर करोगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, फर्स्ट वायसराय कौन थे ये भी बताना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, जो चार्टर एक्ट आया था 1833 के अंदर में, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1833, उसके जरिए उनका नाम, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से इनका नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो इस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए थे। चलिए, ओके, चलिए ना फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे ताकि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कर सके। देखिए, पृथक निर्वाचक प्रणाली किस अधिनियम से शुरू हुई? सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें धर्म, जाति और पंथ के आधार पर जो है रिजर्वेशन देने की योजना बनाई गई। और सबसे पहला जो रिजर्वेशन दिया गया था वो मुस्लिम्स को दिया गया था, मुस्लिम लीग की डिमांड पर। ये अंग्रेजों की चाल थी, फूट डालो और राज करो। ठीक है, दो भाइयों को लड़ा दो, एक को, दो बहुएं भी होती है, उनको भी, उनमें से भी एक बहू को ज्यादा प्यार करो, दूसरी बहू को कम करो, तो दोनों में थोड़े से खटपट आ जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर में इन्होंने भी किया। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम एक प्रकार का रिजर्वेशन ही है, लेकिन रिजर्वेशन से थोड़ा सा एक और कदम आगे बढ़ जाता है। ये उस टेरिटरी में जो भी सेपरेट इलेक्टोरेट घोषित किया गया है, वहां पर में उसी पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी के लोग खड़े हो सकते हैं और उसी कम्युनिटी के लोग वोट भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा फर्क है सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन के अंदर में। तो ये हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर में। ठीक है, यहां पर में जो है फ्रेंड्स, तुम्हारे एक चाचा का लड़का था जिसका नाम था, ठीक है, लॉर्ड मॉर्ले। ठीक है, ये था उस समय में भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के मामलों का सचिव। और ये था तुम्हारे मामा का लड़का लॉर्ड मिंटो। ठीक है, ये भारत का था वायसराय उस समय में, वायसराय, जब ये काउंसिल ऑफ एक्ट आया। ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय में लॉर्ड मॉर्ले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, भारत के मामलों के सचिव, और लॉर्ड मिंटो जो है वो भारत के वायसराय थे। ठीक है, भारत के वायसराय। तो इसी के अंदर में सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया था मुस्लिम्स के लिए, और फिर बाद में जो है फ्रेंड सिखों को, ईसाइयों को, अलग अलग लोगों को इसको और इसमें आगे बढ़ाया गया। ये तुम्हारे जो मामा का लड़का है ना, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो कहा गया, लॉर्ड मिंटो इधर में। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द सेकंड भी बोला जा सकता है, क्योंकि एक और मिंटो हुए थे इनसे पहले, तो कंफ्यूज नहीं होना। मिंटो द सेकंड भी बोलते हैं इसको। इसको बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक। ठीक है, तो अलग निर्वाचक मंडल या सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक, ठीक है, फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल। कम्युनल का मतलब क्या होता है? सामुदायिक आधार पर, कम्युनल।
कम्युनल, ठीक है, इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट, ओके, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन, उसका जनक इसको माना जाता है। इसने बीज बोया था हमारे भारत के अंदर में अलग अलग ता का, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने आंसर कर दिया है। चलिए जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे साथ में काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड, 903 लाइक्स भी आपने कर दिए। जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर भी करते रहेंगे आप लोग, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल कांडी लगाया था इसने, आग लगाया था। किरण पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हो। टेस्ट नहीं मिला, बिल्कुल टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। पूरा लाइव आके की पूरा आपको वो भी दिया था वीडियो आपको, ये भी बताया था उसका टाइम टेबल क्या रहेगा, 10 बजे टेस्ट होंगी, ठीक है। कोई बात नहीं, जो बच्चा अगर नहीं भी दे पाया तो पीआरटी की टेस्ट है आप लोगों की, एक और पीआरटी टेस्ट 2 28 तारीख को है, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो आकार और किसके किसके कारण, आकार में और माप में समानता के कारण जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का जो शुक्र ग्रह है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वीनस, ठीक है, उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये मैंने क्लास में भी कराया था, अर्थ ट्विन, ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ओके। दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं, ठीक है, उनमें से ये एक है। आपको पता है बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। हमारी जो है जो हमारी दुनिया है, ठीक है, खुद हमारी पृथ्वी, ठीक है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, केवल दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में, घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो एक है तुम्हारा वीनस और एक है यूरेनस, यूरेनस, ठीक है। वीनस और यूरेनस ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में घूमते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ओके। ये दो ग्रह है आप लोगों के, वीनस और यूरेनस, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा के अंदर में घूम रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और बताता हूं आप लोगों को फ्रेंड्स, कि जो वीनस है इसको भोर का और संध्या का तारा, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, भोर का और संध्या का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा, क्योंकि ये सुबह दिखता है या तो फिर संध्या में दिखता है, तो संध्या का तारा भी इसको कहा जाता है, भोर और संध्या का तारा इसको कहा जाता है। काफी बार आ चुका है इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। चलिए, इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, यहां पर में एक साल जो है पृथ्वी के मुकाबले में, ठीक है, 243 दिन का होता है, लेकिन एक दिन इसका 225 दिन का ही होता है। मतलब एक दिन छोटा है, एक दिन जो है एक दिन जो है आपका इसका मतलब एक, सॉरी, यहाँ पर मैं आपका रोटेशन जो दिया है ना, वो दिन है आपका, डे है, ठीक है। तो ये एक दिन हो गया, एक दिन जो है उसका होता है 243 डेज का, पृथ्वी के 243 डेज। जब 243 दिन होंगे, आप 243 दिन का व्रत रखो। चलो आपको मापना है ना, मैं एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। जब 225 दिन हो जाएंगे आपके व्रत रखे हुए, ठीक है, निर्जला उपवास रखोगे आप 225 दिन का, 243 दिन का, उसमें से जब 225 दिन होंगे तो जो है उस ग्रह का एक एक साल पूरा हो चुका होगा। मतलब आपने एक साल का व्रत रख लिया, ठीक है। अब और थोड़े दिन और बढ़ाओ अपना व्रत, ठीक है, निर्जला उपवास आप लोगों का, ठीक है। जब 243 दिन हो जाएंगे तो आपका एक दिन का व्रत होगा। मतलब पहले एक साल का व्रत हो गया और फिर बाद में एक दिन का व्रत होगा। तो आप एक साल का रखना चाहोगे कि एक दिन का व्रत रखना चाहोगे वीनस पर? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। आप एक दिन का रखना चाहते हो, ठीक है, या एक साल का व्रत रखना चाहोगे? अगर अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो, अगर ऑप्शन हो दोनों में से एक चुनना हो तो आप कौन सा वाला व्रत रखोगे, ये बताओ, मैं मुझे समझ जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। जल्दी बताइए। वन डे का रखोगे ना? अगर ऑप्शन हो कंपलसरी, इनमें से एक रखना ही रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड, एक दिन का रखोगे एक साल का रखोगे? एक साल का रखोगे, क्यों? क्योंकि एक साल पहले खत्म हो जाएगा, एक दिन बाद में खत्म होगा उनका। अरे एक दिन का कैसे रखोगे? एक दिन का रखोगे तो ज्यादा 243 डेज रखना पड़ेगा, ठीक है। एक साल का रख लो, 225 दिन में खत्म हो जाएगा पृथ्वी के 225 दिन के मुकाबले में, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? सर हम भूलते बहुत है, भूलते बहुत हो आप।
ठीक है। तो मतलब आप कंटेंट को जो है ना, मतलब आप इसको जो है वो सुनील शेट्टी मानिए। ठीक है, तो ये आपको वो डायलॉग मारेगा कि तुम मुझे भूल जाओ ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, और मैं तुम्हें भूल जाऊं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या था वो, तुम मुझे भूल जाओ, ठीक है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ऐसा होने, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो कंटेंट को इतना रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो कि कंटेंट आपको भूलने ना दे। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के अंदर में क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीर सावरकर को फांसी की सजा कभी नहीं दी गई। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है फ्रेंड्स, ये आपका मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड है। ठीक है, सूर्या सेन अलग है आप लोगों का। सूर्या सेन जो चटगांव आर्मरी रेड हुई थी उससे रिलेटेड है। और सरदार उधम सिंह जो है, उन्होंने जो है 1940 के अंदर में, ठीक है, आपको पता है कि जो जनरल माइकल ओ डुवेर थे उनकी हत्या की थी उधम सिंह ने, सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डुवेर की। तो ये भी आंसर नहीं है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोग देखिए कि ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप लोग आंसर्स आंसर्स तक पहुंच सकते थे। ठीक है, आसानी से। ओके, तो राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, ठीक है, केशव चक्रवर्ती, ये सारे के सारे लोग जो है फ्रेंड्स इस घटना के अंदर में शामिल थे। ठीक है, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, ठीक है, और आपके राजेंद्र नाथ राहिली लाहिरी और रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान, इनको जो है फ्रेंड्स राम प्रसाद बिस्मिल, चार लोग जो थे इनको क्या किया था, फांसी की सजा दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठीक है, रोशन सिंह, ठीक है, रोशन रोशन सिंह, ठीक है, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी, राजेंद्र लाहिरी, ठीक है, इन लोगों को जो है फ्रेंड्स फांसी की सजा दी गई थी, इन चार लोगों को। ओके, चारों के नाम लिख दीजिए आप सभी लोग अगर आप लोगों को जाना है तो। ठीक है, ओके, लिखना है अगर आप लोगों ने किनको दिया गया था। काकोरी कांड, काकोरी कांड ट्रेन कांड जो है फ्रेंड्स वो कौन से साल में हुआ था, ईयर और डेट लिख दीजिए, ईयर और डेट। ठीक है, ईयर और डेट लिख दीजिए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी, सबसे कम उम्र की फांसी जो है वो किसी ने पूछा है कि किसको दी गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि खुदीराम बोस जो है इनको सबसे कम उम्र की फांसी दी गई थी। केवल 18 साल से थोड़ा सा ऊपर थे वो। ठीक है, 18 ईयर्स के जो है वो ऊपर में थे। ठीक है, इनको फांसी दी गई थी जिस समय में, खुदीराम बोस को। ठीक है, 18 साल 8 महीने और 8 दिन की उनकी उम्र थी। ठीक है, तो 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल के अंदर में उनको फांसी दे दी गई थी। तो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी खुदीराम बोस। अगर कभी आ जाए क्वेश्चन तो याद रख लेना आप लोग। चलिए, सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। 1800 बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पर में 18 मिनट के अंदर में, और जल्दी से सभी ने जल्दी जल्दी से शेयर कर देना है और लाइक कर देंगे। ठीक है, भारत का भूमि का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एनसीईआरटी से कॉपी किया गया क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी से। ठीक है, द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर का है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ, ठीक है, 15,200 किलोमीटर की बॉर्डर है, और ये मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इंडिया एंड इस लोकेशन लेक्चर के अंदर में क्लास में पढ़ाया है। जो बच्चों ने देखा है हाथ ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये है भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है फ्रेंड्स आपका वो 82 डिग्री एंड 45 मिनट ईस्ट है। गलत। ठीक है, ये कितना है, 82 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, वो 30 मिनट है ना कि 45 मिनट ईस्ट, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये गलत है। तो आपसे करेक्ट वाला पूछा है ना, तो पहला दूसरा सही है तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी हो जाएगा। तीसरा गलत भी है तो क्या फर्क पड़ रहा है। तीसरे में यहाँ पर मैं आना चाहिए था 82 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट ईस्ट आना चाहिए था, जो भारत का मानक समय होता है। ठीक है, ना कि 45। ओके, बाकी दो जो है वो पहले सही है। ओके, तो हमारा भारत जो है यहाँ पर में, ये जो भारत है हमारा, ठीक है, आगे भाई भारत थोड़ा सा रुक जा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, हमारा जो भारत है ना फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसका एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर।
इतना एरिया है, 32 लाख के करीब जो है स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसको बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, ये आप देख सकते हो एनसीईआरटी से लिया गया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इसके अलावा जो है आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो बॉर्डर है, ओके, उससे पहले आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है इसका जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ठीक है, यहाँ से इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। और प्लस, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये पूरी की पूरी जो लैंड बॉर्डर है हमारी, जो पाकिस्तान के साथ में और बाकी सबके साथ में मिलाकर जो बॉर्डर बनती है हमारी, वो 15,200 किलोमीटर की है। 15,200 किलोमीटर की। ये बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को क्लास में मैंने? ठीक है, 15,200 किलोमीटर। ये लिखो आप लोग। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत की लैंड बॉर्डर कितनी है ये क्वेश्चन डाल दिया जाए एक लास्ट में जल्दी से एकदम। ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर में हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे बच्चे इसको करें। रेडी है सभी लोग 10 मिनट के अंदर में करने के लिए? ओके, भारत की सबसे ऊंची छोटी कौन सी है? छोटी नहीं होगा वो, चोटी होगा यार। एक तो सबसे ऊंची और फिर चोटी। ठीक है, तो वो कांचनजंगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, आपकी सेकंड नंबर की, अगर आपसे बोले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2। ठीक है, ये यहां पर में है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, K2 जिसको बोलते हैं, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। और ये हमारे भारत की निर्विवाद रूप से, ठीक है, इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाएगा। ठीक है, और इसको हर किसी भारतीय को इसको जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी मानना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कितने ही क्वेश्चंस आ चुके एग्जाम में जिसमें K2 को ही सबसे ऊंची चोटी माना गया है। माना कि पाकिस्तान जो है आज उसके ऊपर में कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो है हमारा, और मरते दम तक हम जो है वो उसी को हमारे भारत की, क्योंकि एक समय आएगा जब वो हम लोग ले चुके होंगे, वो हिस्सा हमारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों के अगले क्वेश्चन की तरफ में चलिए। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे आप लोगों का 51% ऑफ जो है वो कोर्स चल रहा है। आप लोगों का जितने भी बच्चे 76 जो है 7611101101 96978844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है फ्रेंड्स जानकारी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जाइए, वहां से भी आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज नीचे में एक लिंक दी गई है, उस लिंक के थ्रू भी आप लोग जो है परचेस कर सकते हो। ठीक है, जन्माष्टमी के अवसर पर स्पेशल 51% का ऑफर चल रहा है आपका। ठीक है, चलिए। भारत की पड़ोसी देशों के साथ लगभग कितने किलोमीटर लंबी भूमि है? ठीक है, लगभग। अब इस क्वेश्चन के अंदर में नन ऑफ दी अबव नहीं दिया है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है आप लोगों का। आप बताइए सबसे क्लोजेस्ट आंसर क्या लगाओगे? सबसे क्लोज आंसर क्या लगाओगे इसमें? आपको लगाना है। मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि एज पर एनसीईआरटी 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अब आप बताओ इनमें से अगर आपको आंसर लगाना हो तो सबसे क्लोज वाला आंसर क्या लगाओगे आप लोग? ये आप लोगों को लगाना है। ठीक है, तो सबसे क्लोज वाला जो आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा आप लोगों का। एनटीपीसी में पूछा था, ठीक है, और इसको उन्होंने सही माना था क्योंकि सबसे क्लोज वाला आंसर चाहिए था उनको, नन ऑफ द अबव दिया नहीं था ना उन्होंने, इसीलिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 15,106 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 के सबसे क्लोजेस्ट है ये आप लोगों का। ओके, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि 15,200 किलोमीटर जो है ये माना जाता है आपका एनसीईआरटी वगैरह के अंदर में और स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर में 15,200 किलोमीटर दिया हुआ है आप लोगों का, इसीलिए बीपीएससी ने भी यही माना था। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। खुफिया रेडियो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, आंसर कीजिए। खुफिया रेडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसको इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में आपके। ऑप्शन ई होगा तो फिर आपको ऑब्वियस सी बात है कि नन ऑफ द अबव लगाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर में 15,200 दिया हुआ है। देखिए, कल ना एक कमेंट आया था, ठीक है, कि सर आप ना ये जो कोड होता है ना वो मत बताया कीजिए। कहा गया ये कोड जो था हमारा ये मत बताया कीजिए। उसमें ना एक उसमें 10-12 बच्चों ने रिप्लाई किया, उसको उसकी धुलाई कर दी अच्छे से। पता है, लोगों ने बोला कि जिस चैनल के ऊपर में ऐड नहीं आ रहा है, ऐड नहीं आते, मोनेटाइजेशन ऑफ है, लाखों रुपए जो है वो अपने बर्न कर देते हैं, तुम्हें वहां पर में ये सुनने में तुमको तकलीफ हो रही है, और जहां पर में ऐड आते हैं, ठीक है, बार बार डिस्टरबेंस होता है, वहां पर में कुछ नहीं बोलोगे तुम, तो ये उन लोगों का दोगलापन समझ में आ गया। और बहुत अच्छे से काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने जो है उसका जवाब दिया।
ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा कि यार एक्चुअली काफी सारे बच्चे जो एटलीस्ट ये चीज को समझ रहे हैं कि लाखों रुपए का हर महीने नुकसान होता है हम लोगों को, जो हम लोगों ने मोनेटाइजेशन एड्स बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, लाखों रुपए का नुकसान होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को सोशल प्लेट के ऊपर मैं रेवेन्यू दिखा दूं कि कितना लॉस होता है, तो आप लोग सोचोगे कि सर क्या कर रहे हो आप। ठीक है, चालू कर दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो श्रीमती उषा मेहता। ठीक है, सुचिता कृपलानी, एनी बेजेंट किसने चालू किया था? तो उषा मेहता जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने। ठीक है, श्रीमती उषा मेहता। तो 14 अगस्त 1942 को श्रीमती उषा मेहता जो थी उन्होंने एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो स्टार्ट किया था। ये जो ये खुफिया रेडियो है ना, खुफिया रेडियो, इसको क्या नाम था इसका? इसका नाम था सीक्रेट कांग्रेस रेडियो, गुप्त कांग्रेस रेडियो इसका नाम था। ओके, तो समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने भी इनकी मदद की थी। राम मनोहर लोहिया जो है आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स। ठीक है, इन्होंने जो है इनकी मदद की। ये क्या करते थे, अपना रेडियो स्टेशन आज इस गुफा में रखा। ठीक है, फटाफट फटाफट उठाओ और दूसरी जगह पे चलो। ठीक है, पुलिस पकड़ पाए उससे पहले दूसरी जगह पे चले जाते थे। ठीक है, इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जो है फ्रेंड्स ये लोग जो है वो चले जाते थे। नाउ एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, आलमगीर नामा। आप लोगों को बताना है कि ये आलमगीर नामा जो है फ्रेंड्स ये किसने लिखी थी? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आलमगीर नामा नाम की जो पुस्तक है, आलमगीर वैसे किसकी उपाधि थी? आलमगीर जो है ये औरंगजेब की उपाधि थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, औरंगजेब की। ठीक है, औरंगजेब के जीवन के पहले जो 10 साल है, ठीक है, उसके ऊपर में लिखी गई ये पुस्तक है आप लोगों की। और इसको लिखा था मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। ये बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कि आलमगीर नामा नामक पुस्तक किसने लिखी। आलमगीर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये भी याद रखना है कि आलमगीर जो है ना, एक्चुअल में औरंगजेब की उपाधि थी, ये भी याद रखेंगे। औरंगजेब अपने आप को आलमगीर कहलवाता था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोगों का ये भी देखिए आप लोग, कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। भारत के अंदर में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, ये बता दीजिए आप लोग, क्या ये बात सही है? ठीक है, उसके बाद में आप लोग मुझे बता दोगे फ्रेंड्स कि अरेबिका इज अ वेराइटी ऑफ कॉफी। ठीक है, अरेबिका एक प्रकार की वेराइटी है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम मैक्सिको। अरे अरेबिका जो है वो यमन से लाई गई थी भाई, मैक्सिको कहाँ चले गए? कितने बार आ चुका एग्जाम के अंदर में, यमन से लाई गई थी, वो बाबा बुदान लेकर आए थे अपने दाढ़ी में छुपा कर। पढ़ाया है ना मैंने इसको आपको। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत है। काटो काटो काटो, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादन करता है। अरेबिका और रोबस्टा ये दो प्रकार की कॉफियां है। ठीक है, आपकी अरेबिका नाम की किस्म सबसे फेमस है। वो मैक्सिको से नहीं लाई गई थी, यमन से लाई गई थी, बाबा बुदान लाए थे उसको। ठीक है, अपनी दाढ़ी में छुपा कर यमन से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ओके, तो भारत में दो प्रकार की, मुख्य प्रकार की वो है, अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका जो है इसके बारे में जो है फ्रेंड्स बहुत ही फेमस है, कि बाबा बुदान, ठीक है, इसको लेकर आए थे यमन से। बहुत ही वो फेमस क्वेश्चन बन जाता है वो। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का, 65वीं बीबीसी का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोला था? ठीक है, पटना में, आज वहां पर में कलेक्ट्रेट ऑफिस है वहां पर में। ठीक है, बताइए। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी फ्रेंड्स, उसने अपना कारखाना पटना में 1632 के अंदर में खोला था। ठीक है, आज वहां पर में क्या है, पटना कलेक्ट्रेट है। ठीक है, पटना का कलेक्टर ऑफिस जो है ना, आज पटना कभी जाओगे वहां कलेक्टर ऑफिस जो दिखेगा ना आपको, एक्चुअल में जो है फ्रेंड्स आज से करीब 400 साल पहले वहां पर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना खोला था। और उसी जगह पे आज पटना कलेक्ट्रेट जो है वो बसा हुआ है आप लोगों का पूरा पटना का कलेक्ट्रेट। ठीक है, ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड, जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। देखिए 1400 बच्चे यहाँ पर में सेशन को लाइक कर चुके हैं। ठीक है, 2000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं।
तो आप लोग जितना ज्यादा आपका जो है यहाँ पर में समर्थन रहेगा उतनी ज्यादा क्लासेस आपके लिए ले पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ठीक है, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, और ये बार बार आपको बताया चुका हूं मैं, ठीक है। अखिल भारतीय ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 1936 में स्टार्ट हुआ था, लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तुम्हारे चचा के लड़के स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी, ठीक है, सहजानंद, शहजानंद जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, और इसके अंदर में जवाहरलाल नेहरू भी गए थे इसके अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप लोग बताइए कि इसके महासचिव कौन थे? ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ठीक है। जो बच्चा ध्यान से समझेगा वो याद रखेगा उसको। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एनजी रंगा, ठीक है। डी आंसर जिसने भी लगाया वो सबका गलत है, बी आंसर होगा। और कितने परसेंट लोगों ने आंसर लगाया पता है आपको? बताऊं मैं? ठीक है, कंपटीशन देखिए, केवल 24% लोगों ने आंसर लगाया है, 24% लोगों ने, ठीक है। तो इस संघ के सचिव जो थे वो थे एनजी रंगा, सेक्रेटरी थे एनजी रंगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में हुई थी ये, ठीक है। इसमें कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक बड़े नेता थे, समाजवादी विचारधारा वाले नेता थे, वो यहाँ पर में गए थे, ठीक है। नाउ, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा कौन सी है? अब देखो, बिहार सीडीपीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन। देखिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स नामीबिया कहाँ है, तो मैं अगर देखूं ये अफ्रीका है मान लीजिए, ठीक है। तो अफ्रीका के इस तट के ऊपर में यहाँ पर में है नामीबिया, ठीक है। और यहाँ से बहती है वो धारा, तो इस धारा का मुझे डायरेक्टली नाम याद आ गया भाई, वो धारा का नाम है बेंगुएला करंट, ठंडी धारा है वो बेंगुएला करंट, ठीक है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है, मैंने ओशियन करंट पूरा आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो ओशियन करंट के अंदर में ये क्वेश्चन मैंने खुद करवाया था आप लोगों को वहां पर में क्लास के अंदर में, मुझे अभी भी याद है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना आपका। तो देखिए यहाँ पर में ये है अफ्रीका, यहाँ पर में है नामीबिया, ठीक है, नामीबिया। तो नामीबिया के तट से जो बह रही है ठंडी धारा, ऊपर की तरफ में इक्वेटर की तरफ में जा रही है, ठंडी जल धारा है, उसको बेंगुएला करंट बोलते हैं, ठीक है। बाकी के ऑप्शन जो थे फ्रेंड्स, अगुलहास करंट आप लोगों की ये हिंद महासागर के अंदर में, इंडियन ओशियन के अंदर में बहती है, ठीक है, और वार्म है, गर्म जल धारा है। हम्बोल्ट करंट जो है आप लोगों की फ्रेंड्स, ये कोल्ड करंट है आप लोगों की पैसिफिक ओशियन के अंदर में, प्रशांत महासागर में। इसको पेरुवियन करंट या चिली करंट भी इसको बोलते हो आप लोग, ठीक है। कुरे क्यूरोशियो जो है ये भी प्रशांत महासागर में जापान के पास में बहने वाली धारा है, ठीक है, जापान के पास में। और ये गर्म धारा है आप लोगों की, वार्म है, ठीक है, वार्म है। तो जो भी आप पूछो, अगर क्वेश्चन आपने लेक्चर देखा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये देख सकते हो कुरोशियो धारा जापान के पास में प्रशांत महासागर के अंदर में। ये आप देख सकते हो हम्बोल्ट करंट, जिसको पेरुवियन करंट भी बोला जाता है, पेरू करंट, ठीक है। ये ठंडी जल धारा है आप लोगों की। और कौन सा पूछा था आप लोगों से? एक और था ना इसके अंदर में, और, ठीक है, अगुलहास था, ठीक है। ये अगुलहास है आप लोगों का, हिंद महासागर में गर्म है, खत्म। ओके, तो ये इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को सारी करंट जो है वो याद करनी है, सारी की सारी जितनी भी करंट्स है वो आप लोगों ने याद, आप लोगों को होनी चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। चलिए, तो यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कंटिनेंटल क्रस्ट की, ठीक है,
ओशियनिक क्रस्ट की, कोर की। तो महाद्वीपीय क्रस्ट या महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट और कोर। अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, तो हमारी पृथ्वी जो है क्रस्ट, मेंटल, आउटर, इनर और इनर मोस्ट कोर, इस तरीके से बनी हुई है। जो ये क्रस्ट है जिस पर हम लोग खड़े हैं, उसको भी दो भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, इसको एक है ऐसी क्रस्ट जिस पर हम लोग खड़े हैं अभी, ठीक है, जिस पर हम लोग खड़े हैं, और एक ऐसी क्रस्ट जिसके ऊपर में ओशियन है। ठीक है, ओशियन है आप लोगों का। अब जो आपकी कंटिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब जिसपे महाद्वीप है पूरा, और हम लोग भी इसी के ऊपर में खड़े हुए हैं। ठीक है, आप भी इसी के ऊपर में लेक्चर देख रहे हो अभी। ये किस चीज से बना है और ओशियनिक क्रस्ट किस चीज से बना हुआ है आप लोगों का? तो देखो, पानी जो है ना फ्रेंड्स, पानी के नीचे की जो धारा, ये जो क्रस्ट है ये पतली है। ठीक है, और ये बनी है आप लोगों की सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम से, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है, सीआल। ठीक है, इससे बना है वो, सीआल से। तो ये आप लोगों को याद रखना था कि महाद्वीपीय परपटी जो है आप लोगों की, ठीक है, ओके, महाद्वीपीय परपटी जो है ये आप लोगों की कहां पर में बनी हुई है? ठीक है, महाद्वीपीय परपटी आप लोगों की सिलिका और मैग्नीशियम से सीमा से बनी है क्या? नहीं। ठीक है, वो महासागरीय है। ओके, और महासागरीय परपटी सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है क्या? नहीं। तो ये उल्टा दिया हुआ है आप लोगों का, तो ये दोनों क्या है आप लोगों के? ठीक है, गलत है आपके। बाकी जो अंदर का कोर है हमारा, चाहे इनर कोर हो चाहे आउटर कोर हो, ठीक है, इसको अगर हम लोग इसको इस तरीके से पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है, एक तरीके से, तो ये जो अंदर का कोर आप लोगों का बनता है ना, ये कोर है आप लोगों का, ठीक है, निकेल और फेरस से बना हुआ, नीफे। इसी वजह से इसको निफे बोला जाता है। फेरस का मतलब आयरन होता है। ठीक है, तो ये सही है आपका, निकेल और फेरस। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली आप लोगों का ये भी बन गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों का ये भी बन गया कि भाई आप लोगों का जो है कोर किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, कोर किस चीज से बना हुआ है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, आप लोगों को काफी ज्यादा काम आएगा आप लोगों के एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, बीपीएससी एओ का क्वेश्चन है आप लोगों का ये। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, ठीक है, 11वीं अनुसूची द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? ओके, देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है फ्रेंड, सबसे पहली बात तो याद रखना है ये पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत। ओके, इसके अलावा ये 73वें संविधान संशोधन के जरिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, यहाँ पर मैं यहीं पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, उसमें कितने विषय है? तो इसके अंदर में 29 विषय है फ्रेंड्स, ऐसे 29 विषय है जो कि पंचायतों को दिए गए हैं, पंचायत जिस पर निर्णय लेंगी। ठीक है, तो पंचायतों को 29 सब्जेक्ट या 29 मामलों के अंदर में निर्णय लेने का वो है आप लोगों का दिया गया है। अनुसूची नंबर 11 है, ठीक है, आप लोगों की, लेकिन पाठ नंबर कितना है? 9 है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के जरिए। अगर आपसे 73वें संविधान संशोधन या पंचायत का अगर पूछ लिया जाए कि भाई क्या है, तो पाठ नंबर, भाग नंबर जो है आप लोगों का 9 है, 9, नाइन्थ, जिसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अनुसूची या शेड्यूल पूछ लिया जाए, शेड्यूल, शेड्यूल या अनुसूची, ठीक है, तो वो 11th है। ठीक है, जिसको आप इस तरीके से लिखते हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने, शेड्यूल कौन सा है और ये। तो 11वें नंबर के शेड्यूल के अंदर में वो लिस्ट दी गई है 29 कामों की कि कौन कौन से काम पंचायत करेंगी। जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे, ये बता दीजिए आप लोग। भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बता देंगे आप लोग। ठीक है, आप लोगों को जो है ना फ्रेंड्स, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जितने भी निगेटिव कमेंटर्स होते हैं, ठीक है, जो भी लोग होते हैं, उन लोगों के साथ में मैं एक एक्टिविटी करता हूँ। चलिए, ये टीचिंग परीक्षा का सोशल ब्लेड आप देख सकते हो। ठीक है, टीचिंग परीक्षा ने अपनी जो है फ्रेंड्स ये बंद कर रखा है, अपना जितना भी रेवेन्यू है वो सारा का सारा बंद कर रखा है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा का अगर मैं आप लोगों को मंथली, अगर हम अपना ये स्टार्ट रखे, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना है? 1.7 के डॉलर से लेकर 27.2 के डॉलर तक। ठीक है, चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, डॉलर टू रूपी, ठीक है, डॉलर टू रूपी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन लोग यहाँ पर में। ओके, कैलकुलेटर, कितने डॉलर डालना था अपन लोगों को यहाँ पर में?
कितना बताया है उसने, ठीक है, एक एक करके देख लेते कौन से वाले इसमें था यार ये। चलिए ये यहाँ पर में है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर में 17 जो है 100 से लेकर $1700 से लेकर $27,000। तो मैं इसका मोटा माटी जो है, मोटा माटी $5,000 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। इसका इसका वैसे तो एवरेज कितना आता है, इसका एवरेज जो है आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पर में $13,000। मैं $5,000 पकड़ता हूँ, ठीक है। $5,000 पकड़ लेते हैं, ठीक है। $5,000 आप लोगों को ताकि आसानी हो, ठीक है। $5,000 ये पकड़ लेते हैं अपन, ठीक है। कितना लाख हो गया ये आप लोगों का, देखिए मिनिमम मिनिमम अगर भी मैं पकड़ू यहाँ पर में, तो 41,94,147, ठीक है। ये हम हर महीने पोटेंशियल अपना जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ऐड ना है इसके लिए दिखा दे। और आप लोगों में से कुछ लोग होते हैं जिनको इतने बेशरम लोग हैं कि उनको इतनी सी भी कदर नहीं है, ठीक है। इतनी सी भी कदर नहीं है इस चीज की। चलो मैं सबसे मिनिमम से मिनिमम पकड़ लेता हूँ, ठीक है। जो मिनिमम था वहां दिखा रहा है आप लोगों का $1,700, ठीक है। $1,700, ठीक है। $1,700 भी अगर मैं पकड़ू तो 14,26,000, ठीक है। यहाँ पर में आप लोगों का $1,700 के अनुसार आप लोगों का यहाँ पर में हो जाएगा ₹1,42,601। ये भी आप लोगों का मिनिमम से मिनिमम पकड़ू तो भी आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स ये खत्म हो जाता है, ठीक है। जस्ट आपको एड्स ना आए करके आप लोगों की पढ़ाई के अंदर में। और यहाँ पर में जो है कुछ लोग होते हैं जिनके घर के संस्कार वो अपने प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर में आकर, ठीक है। ओके, क्या अगर आपके पास होते तो क्या इतना आप छोड़ते, आपके पास इतना पोटेंशियल होता और इतनी मेहनत आप कर रहे होते तो अगले बार जब ये इस तरीके के बसट करो तो इतनी हैसियत इतनी हिम्मत रखो कि इतना जब छोड़ने की हिम्मत हो तब बात करना, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स 11 शेड्यूल ऑफ, ये आपका एग्जाम में बीपीएससी टीआरई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पीवी नरसिम्हा राव उस समय में प्रधानमंत्री थे, शंकर दयाल शर्मा उस समय में राष्ट्रपति थे। मुन्ना वी आई आप वाई आप जो है ना वो नंबर आपको जो दिया हुआ है ना उसके ऊपर में वो कर लीजिए आप, नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए जो आपको इंटरनल दिया गया है ना पेड स्टूडेंट के लिए वो वाला। द 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू पंचायत। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, अभी आप लोगों को बताया कि 29 विषय है। और अगर 12वीं अनुसूची बोला जाए, 12th शेड्यूल 12वीं अनुसूची, ठीक है। अगर यहाँ था 12th, ठीक है, अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची जो है उसमें 18 विषय दिए गए हैं, वो नगर पालिका से रिलेटेड है 12th वाली के अंदर में। तो ये भी आप लोग याद रखोगे 12th में 18 विषय दिए गए हैं। तो दो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं इसके अंदर में, यही के यही। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आधार पर थी, किस पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, बताओ प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट पहली बात तो हमने कहा से लिया था, यूएसएसआर से लिया था, ठीक है। हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया वो सारा हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, ये चली थी आपकी 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी सेकंड वाली, सेकंड जो 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, सेकंड वाली। पहली वाली जो थी उसके अंदर में फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे। और सेकंड वाली जो थी उस पे फोकस किया गया था इंडस्ट्रीज पे, उद्योग पर, इंडस्ट्रीज पर। ये फर्क है दोनों के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है हम लोगों ने यहाँ पर में मॉडल्स चलाए थे, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना में जो एग्रीकल्चर है उस पर फोकस किया गया था, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है, ठीक है। चलिए
नाउ फ्रेंड 64वीं बीपीएससी का एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मैं। ठीक है, इसको हैरोल्ड डोमर मॉडल बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल, पहली वाली पंचवर्षीय योजना को हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। पोल के अंदर में देख लेते कितने लोग आंसर कर पाते। ठीक है, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल के अंदर में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आप लोगों यहाँ पर मैं सॉरी, प्रथम बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद में प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर में आयोजित हुई थी, इस बारे में हम लोग बात करें यहाँ, तो आप लोगों को हो जाएगा राजगृह में। किसने आयोजित करवाया था? तो अजात शत्रु ने आयोजित करवाया था, अजात शत्रु ने। ठीक है, अजात शत्रु ने। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, और जो पहली बौद्ध परिषद हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। अच्छा, महापरिनिर्वाण बोला है यहाँ पर में, ये शब्द का महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है ये भी बता दीजिए आप लोग। साथ साथ में ये भी बता दीजिए प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। दोनों पॉइंट आप लोग बता सकते हो। ओके, तो पहली बौद्ध संगति जो है फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष जो थे ये राजा थे अजातशत्रु, जिन्होंने आयोजित करवाया था। लेकिन अध्यक्षता किसने की थी? वो थे महाकश्यप, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप ये थे जो जिन्होंने अध्यक्षता की थी, महाकश्यप। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने महापरिनिर्वाण का मतलब पूछा, तो ये होता है आपका मृत्यु। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद में, और मृत्यु को किससे दर्शाया जाता है? स्तूपा से, ये भी याद रखना है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को स्तूपा से दर्शाया जाता है। तो जो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहां पर मैं वो आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। ठीक है, 1793 लाइक्स आपने कर दिए, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कर सके। ठीक है, ओके, चलिए। अब आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मुझे क्वेश्चंस बना के बताओगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं। ठीक है, जो जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं, जो भी आपके पेड क्लास से रिलेटेड कोई भी अगर टेक्निकल इशू हो, कोई चीज हो, वो आप लोगों को एक सेपरेट नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, वो आप लोगों को दे दिया गया है। ठीक है, ऐप के अंदर में ही आप लोगों को। ठीक है, उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर जो बच्चे टीचिंग परीक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा के अंदर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 51% ऑफ जो है वो आप लोगों के लिए चल रहा है, उसका आप लोग लाभ उठा सकते हो। साथ ही साथ मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, यहाँ पर मैं जो रिजल्ट हम लोगों ने किया था, ठीक है, पीआरटी का जो प्री एक्टिविटी की है कल 6 to 8 की होंगी, उसके अंदर में सबसे पहले आए हैं आशीष कुमार। ठीक है, कल्पना कुमारी और मोनू जहांगीर। ठीक है, ये कंप्यूटराइज जनरेटेड रिजल्ट है आपका। ठीक है, 3,000 रुपए जीते हैं आशीष कुमार ने। इनाम पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि उन्होंने मेहनत करके 120 में से 115 लेकर आया कल, आज जो टेस्ट हुई थी। पूरा सिलेबस मैंने उनको दिया था कि एक कंफाइंड सिलेबस था कि ये आप लोगों ने जो है पढ़कर रखना है, और पूरा उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया है। तो ये जानकर मुझे खुशी हुई कि अब हमारे जो है फ्रेंड, जो मेरा सपना है ना कि टॉप 100 में लेकर आना है, तो मैं लेकर आ सकता हूँ बच्चों को। अभी यहाँ पर मैं आप देखिए एक्टिविटी करवा रहे हैं हम लोग। आशीष कुमार 115, ठीक है, कल्पना कुमारी 111, मोनू जहांगीर 111। ठीक है, समय के अनुसार उनका रैंक ऊपर नीचे हुआ। रिमझिम कुमारी 110, राकेश यादव 110, ठीक है, आलोक कुमार 110 120 में से। ठीक है, सोनी चौबे 105, ठीक है, मंतशा परवीन 105, काजल पांडे 105, आयशा खातून 105, संदीप 102। ठीक है, शिक्षा शर्मा, ठीक है, शिक्षा है शिखा है, शिक्षा शर्मा लिखा है उन्होंने। ठीक है, अमन सिंह, ठीक है, रंजना मंडल और आफरीन वारशी 2323। ठीक है, तो ये लोग हैं। और आप सोचिए कि अभी से इतनी प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो आगे जाकर जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे रैंक बूस्टर की तरफ में कितने आगे बढ़ेंगे, रैंकिंग की तरफ में। जो मुझे चाहिए ना कि टॉप 100 में टीचिंग परीक्षा के ही बच्चे होने चाहिए, उसके लिए जो है वो पूरी की पूरी, ओके, पूरी की पूरी जो है जान लगा दी है हम लोगों ने। ओके, चलिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को। और जो बच्चे हैं यहाँ पर में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर से। और आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 7 वर्किंग डेज के अंदर में आप लोगों का ये भी डिस्बर्स हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन जॉब की पूरी सारी एक्टिविटीज जिन लोगों की है, ठीक है, 9th 10th 11th 12th और 6 to 8 वाले सब बच्चों की एक साथ हो जाएंगी, सबका एक साथ प्रोसेस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बाकी आप लोग जो है ये जो आपका कूपन कोड है जन्माष्टमी, ठीक है, कृष्णा, इस कोड का इस्तेमाल करके जो है फ्रेंड ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे में लिंक भी दी गई है, नंबर आप लोगों को दिख रहा है। और
ऐप के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में जाकर भी आप लोग देख सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।